राखी के दिन जब नायरा ने अपने भाई की कलाई पर राखी का धागा बांधा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसी धागे की एक एक गांठ उसके 4 साल पुराने अपमान को खोलने वाली है। जिस बहू को घर में गांव की गवार कहा जाता था, वही एक दिन पूरे परिवार को रिश्तों की असली कीमत समझाएगी। नायरा की शादी को 4 साल हो चुके थे। वो एक छोटे से गांव से आई थी, जहां वो मिट्टी के आंगन में पली बड़ी थी और बहुत ही सादगी में जीवन जीना सीखा था। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई, तो उसने सोचा था कि धीरे धीरे सब उसे अपना लेंगे। उसकी सास उर्मिला जी ने उसे बेटी की तरह अपनाया था। उसका पति कुणाल उसे बेहद प्यार करता था और घर के बाकी लोग भी उससे ठीक ही व्यवहार करते थे। मगर एक रिश्ता ऐसा था जिसमें कभी अपनापन नहीं आया, उसकी जेठानी अनुपमा का। अनुपमा बड़े शहर के संपन्न परिवार से आई थी। उसके मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर त्योहार पर उसके मायके से महंगे कपड़े, मिठाइयाँ, गहने और तरह तरह के उपहार आते थे। वहीं नायरा के मायके में सबका साधारण जीवन था। उसके पिता नहीं थे, माँ भी सीमित साधनों में घर चलाती थी और उसका छोटा भाई गांव में मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी संवार रहा था। शायद यही फ़र्क अनुपमा की नज़रों में नायरा की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। शादी के कुछ ही महीनों बाद अनुपमा ने अपनी देवरानी नायरा को ताने मारने शुरू कर दिए थे। कभी उसके कपड़ों पर हंसती, कभी उसके बोलने के तरीके पर, तो कभी उसके गांव के संस्कारों को लेकर उसे नीचा दिखाती। वो अक्सर कहती, अरे नायरा, तुम्हारे गांव में ये सब चलता होगा, यहाँ थोड़ा ढंग से रहना सीखो। नायरा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। उसे लगता था कि बड़ी बहन जैसी जेठानी है, शायद एक दिन उसे समझ जाएगी। लेकिन दिन महीने बने और महीने साल। 4 साल बीत गए, मगर अनुपमा के ताने कम नहीं हुए। खासकर राखी के दिन उसका व्यवहार और भी कठोर हो जाता, क्योंकि उसके मायके से आने वाले उपहार देखकर वो नायरा को उसके गरीब मायके का एहसास जरूर कराती। पिछली 4 राखियों पर अनुपमा ने नायरा से एक ही तरह की बात कही थी, तुम्हारा भाई तुम्हें क्या देगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसे राखी बांध कर भी क्या फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये हाथ पर रख देगा। नायरा हर बार चुप रह जाती। उसे अपने भाई से मिलने वाले 100 रुपये में भी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिखाई देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई अपनी मेहनत की कमाई में से वो पैसा बचा कर लाता है। मगर वो अनुपमा को कभी समझा नहीं पाई कि रिश्तों की कीमत नोटों से नहीं आंकी जाती। इस बार राखी कुछ अलग थी। नायरा की सास उर्मिला जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, इसीलिए नायरा अपने मायके नहीं जा सकती थी। वो बहुत दुखी थी ये सोच के कि वो अपने भाई के घर जाकर राखी नहीं बांध पाएगी। लेकिन उर्मिला जी ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उन्होंने कुणाल से कहा, नायरा के भाई को यहीं पर बुला लो। कुणाल ने तुरंत अपने साले को फ़ोन किया और अगले दिन सुबह नायरा का भाई अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। भाई को देखते ही नायरा की आंखें चमक उठी। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, भैया तुम आ गए। भाई मुस्कुराया और बोला, तू बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। उसमें नायरा के लिए कुछ सस्ती सी चूड़ियाँ, एक साड़ी और थोड़ी सी मिठाई थी। वो चीज़ें बहुत महंगी नहीं थी, मगर नायरा ने उन्हें ऐसे संभाल कर रखा जैसे किसी ने उसे दुनिया का सबसे कीमती उपहार दिया हो। राखी बांधने का समय आया तो नायरा ने पूजा की थाली सजाई, भाई के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और कांपते हाथों से उसकी कलाई पर राखी बांधी। भाई की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकालकर नायरा के हाथ में रख दिया। नायरा ने खोलकर देखा तो उसमें 500 रुपये थे। वो कुछ कह पाती उससे पहले भाई बोला, इस बार थोड़ा ज़्यादा बचा पाया हूँ, तू अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। नायरा ने तुरंत भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया मुझे इससे अच्छा और क्या चाहिए,
कि तू मेरे पास है। दोनों भाई बहन की आंखों में खुशी थी, लेकिन तभी अनुपमा वहां पर आ गई। उसने राखी की थाली और मिठाई की प्लेट देखी और व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आज तो बड़ी खातिरदारी हो रही है। खिला दो इसे काजू कतली भी। अपने घर पर तो इसने कभी देखी भी नहीं होगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नायरा के भाई ने नीचे देखा। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। उसने प्लेट अपने भाई की ओर बढ़ाई। भाई ने चुपचाप काजू कतली का एक टुकड़ा उठाया, आधा खाया और बाकी प्लेट में रख दिया। शायद उसे मिठाई से ज़्यादा अपनी बहन की आंखों में उतरता हुआ दर्द दिखाई दे रहा था। अनुपमा फिर बोली, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? हमारे यहाँ तो बच्चे भी इससे अच्छी मिठाई खाते हैं। तुम्हारे गांव में शायद ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। नायरा की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर आ गया। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसे रोते हुए देखे, मगर भाई ने देख लिया था। उसने धीरे से बहन का हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो, तो चिंता मत कर, मैं हूँ। लेकिन अनुपमा यही नहीं रुकी। वो कभी नायरा के गांव को लेकर बोलती, तो कभी उसके भाई की गरीबी को लेकर। नायरा और उसका भाई दोनों चुपचाप सुनते रहे। उन्हें डर था कि जवाब देने से राखी का दिन कड़वाहट में बदल जाएगा। कुछ देर बाद अनुपमा अपने मायके चली गई, क्योंकि उसे अपने भाई को राखी बांधने जाना था। जाते जाते भी उसने नायरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम लोग अपनी गांव वाली राखी मनाओ, हम लोग जरा अपने तरीके से त्यौहार मनाते हैं। अनुपमा के जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। नायरा का भाई कुछ देर तक बैठा रहा, फिर अपनी बहन से बोला, नायरा तो खुश रहना, मेरी वजह से किसी के सामने अपना सिर मत झुकाना। नायरा ने उसकी बात सुनकर खुद को संभाला और बोली, भैया तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे शर्म नहीं, तुम पर गर्व है। भाई ने जाते समय अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और गांव लौट गया। उसके जाने के बाद नायरा कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों के सामने पिछले 4 साल के सारे ताने घूमने लगे। आज उसे पहली बार लगा कि चुप रहना शायद सहनशीलता नहीं, अपने ही आत्मसम्मान के साथ अन्याय है। शाम को कुणाल घर लौटा तो उसने नायरा को चुपचाप बैठे देखा। उसकी आंखें लाल थी। कुणाल ने उसके पास बैठकर पूछा, क्या हुआ नायरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नायरा ने पहले कुछ नहीं कहा। वो वर्षों से अपने पति को अनुपमा के खिलाफ कुछ बताने से डरती रहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने शिकायत की तो घर में झगड़ा होगा, और कहीं कुणाल भी ये ना सोचने लगे कि वो अपनी जेठानी का सम्मान नहीं करती। लेकिन आज उसका बांध टूट गया। उसने रोते रोते कुणाल को सब कुछ बता दिया। कुणाल कुछ पल तक बिल्कुल शांत रहा, फिर उसने नायरा के आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, नायरा, तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। नायरा ने सिर झुका लिया और बोली, मैं घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। कुणाल ने उसका चेहरा अपनी ओर उठाया और कहा, घर बचाने के नाम पर तुम्हें अपना सम्मान खोने की जरूरत नहीं है। भाभी तुम्हें गांव की गवार कहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गवार हो। तुम्हारे अंदर अपनापन, संस्कार और रिश्तों की समझ है। नायरा फूट फूट कर रो पड़ी। कुणाल ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए तुमसे शादी की थी। मुझे तुम्हारा गांव नहीं, तुम्हारा दिल दिखा था, और अब मैं भाभी को बताऊंगा कि असली गवार कौन है। कुणाल को ये नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी माँ उर्मिला जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उर्मिला जी की आंखें भर आई। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरे बेटे ने आज साबित कर दिया कि पति होना सिर्फ पत्नी के साथ रहना नहीं, बल्कि उसके सम्मान के साथ खड़ा होना भी है। उर्मिला जी धीरे से वहां से हट गई। उनके मन में एक ही बात थी, अब ये घर चुप नहीं रहेगा। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। नायरा रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उसे अपने भाई का चेहरा याद आ रहा था।
जब अनुपमा ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसे अपने भाई की वो चुप्पी याद आ रही थी, जिसमें शायद हजारों शब्द दबे हुए थे। सुबह जब नायरा रसोई में पहुंची तो उर्मिला जी पहले से वहां बैठी थी। उन्होंने नायरा को देखते ही अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, कल जो हुआ मैंने सब सुन लिया था। नायरा घबरा गई और बोली, माँ जी, मुझे कुणाल से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। उर्मिला जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू, गलती तुम्हारी नहीं थी। इतना कहते ही उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। नायरा उनके पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमेशा मुझे बेटी माना। उर्मिला जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, बहू, अब तुझे अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा। उसी समय दरवाजे पर अनुपमा और उसका पति देवांश दिखाई दिए। अनुपमा अपने मायके से लौट कर आई थी। उसके हाथों में महंगे उपहारों से भरे कई पैकेट थे। चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और सम्मानित कोई और हो ही नहीं सकता। देवांश हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। घर में प्रवेश करते ही अनुपमा ने अपने मायके से मिले उपहार सबको दिखाने शुरू कर दिए। उसने बड़े गर्व से कहा, देखिए माँ जी, इस बार भैया ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। ये साड़ी तो बहुत महंगी है और ये गहना तो उन्होंने खास मेरे लिए बनवाया है। उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस अनुपमा को देखती रही। नायरा चुपचाप रसोई में काम करती रही। तभी अनुपमा ने जानबूझकर आवाज ऊंची करते हुए कहा, कुछ लोग तो राखी पर बस 500 रुपए लेकर ही खुश हो जाते हैं और कुछ लोगों की किस्मत देखिए। उसके शब्दों का निशाना साफ था। नायरा का हाथ एक पल के लिए रुक गया। कुणाल ने ये बात सुन ली। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उर्मिला जी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वो चाहती थी कि आज बात सिर्फ गुस्से में नहीं, सच के साथ हो। कुणाल ने खुद को संभालते हुए पूछा, भाभी, आपको राखी पर मिले पैसों और उपहारों से इतनी खुशी मिलती है? अनुपमा ने हंसते हुए कहा, खुशी क्यों नहीं मिलेगी? आखिर मायका किसे अच्छा नहीं लगता? जब परिवार सक्षम हो तो अपनी बेटी को अच्छे से देता है। सबके मायके ऐसे नहीं होते। कुणाल ने नायरा की तरफ देखा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, हाँ भाभी, सबके मायके ऐसे नहीं होते। कुछ मायके अपनी बेटियों को लाखों रुपए नहीं दे पाते, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक दे देते हैं। अनुपमा ने तुरंत जवाब दिया, मैं समझी नहीं। कुणाल ने कहा, आप नहीं समझेंगी भाभी, क्योंकि आपने कभी रिश्तों को उस नज़र से देखा ही नहीं। देवांश वहीं खड़ा सब सुन रहा था। हमेशा की तरह उसने अनुपमा की तरफ देखा, जैसे उसकी तरफ से बोलने का इंतजार कर रहा हो। अनुपमा ने उसकी ओर देखकर कहा, आप ही कुछ कहिए ना, अब तो देवर भी मुझे समझाने लगे हैं। देवांश ने बिना देर किए कहा, कुणाल, बात करने का तरीका ठीक रखो। तुम्हारी भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर नायरा को इतना बुरा लगा था तो उसे उसी समय जवाब देना चाहिए था। कुणाल ने देवांश की तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, भैया, यही तो समस्या है। जब कोई बार बार किसी की गरीबी का मजाक उड़ाए, उसके गांव को गाली की तरह इस्तेमाल करे और उसके मायके को छोटा बताए, तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द महसूस नहीं करती। देवांश ने अनुपमा का हाथ पकड़कर कहा, चलो अनुपमा, तुम्हें इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अनुपमा के चेहरे पर फिर वही जीत वाली मुस्कान आ गई। नायरा का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद इस घर में उसके आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते। कुणाल ने यह सब देखा तो उसका धैर्य टूटने लगा। लेकिन तभी उर्मिला जी ने कठोर आवाज में कहा, देवांश, आज तुम अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बचा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हर बार पत्नी का साथ देना सही नहीं होता। कभी कभी पत्नी को सही रास्ता दिखाना भी पति का कर्तव्य होता है। घर में सन्नाटा छा गया। देवांश अपनी माँ की ओर देखने लगा। मुझे अपने छोटे बेटे पर गर्व है कि उसने अपनी पत्नी के आंसू देखे, लेकिन मुझे ये सोचकर दुख भी हुआ कि मेरे बड़े बेटे ने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की
कि उसकी पत्नी के शब्द किसी और के दिल को कितना घायल कर रहे हैं। अनुपमा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, माँ जी, आप भी मेरी गलती निकाल रही हैं। मैंने तो मजाक किया था। उर्मिला जी ने उसकी ओर देखकर कहा, जिस मजाक के बाद सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए वो मजाक नहीं होता बहू, वो चोट होती है। अनुपमा कुछ बोलती उससे पहले उर्मिला जी ने नायरा को अपने पास बुलाया और कहा, ये उस बहन के विश्वास का धागा है जिसे भरोसा होता है कि उसका भाई चाहे जितना गरीब हो मगर उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस राखी की कीमत 500 रुपये नहीं है, इसकी कीमत उस भाई की मेहनत है जिसने अपनी बहन के लिए पैसे बचाए। नायरा फिर रो पड़ी। वो बोली, माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे बस इतना चाहिए था कि कोई मेरे भाई को गरीब कहकर अपमानित ना करे। उसके ये कहते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति शांत हो गया। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उर्मिला जी ने कहा, यही बात समझने की जरूरत है। गरीब होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी गरीब के आत्मसम्मान को कुचलना बहुत बड़ा अपराध है। देवांश अब तक चुप था। उसके चेहरे पर पहली बार असमंजस दिखाई दे रहा था। वो अनुपमा को देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर समर्थन नहीं था। शायद पहली बार उसके मन में ये सवाल उठा था कि क्या उसने इतने वर्षों तक पत्नी का साथ देते देते उसकी हर गलती का भी साथ दिया। उसे याद आया कि कितनी बार अनुपमा ने नायरा का मजाक उड़ाया था और उसने ये कहकर बात टाल दी कि वो तो मजाक कर रही है। उसे याद आया कि कितनी बार नायरा चुपचाप वहाँ से चली गई थी और उसने कभी ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि उसकी आंखें नम क्यों हैं। नायरा ने कुणाल से कहा, कुणाल, मुझे अपने भाई पर कभी शर्म नहीं आई। मुझे सिर्फ डर लगता था कि कहीं मेरी वजह से उसे कोई अपमानित ना करे। कुणाल ने कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी। शाम को अनुपमा अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके मायके से आया हुआ एक महंगा हार मेज पर रखा है। उसने उसे हाथ में लिया, मगर न जाने क्यों उसे उसमें पहले जैसी खुशी महसूस नहीं हुई। उसके कानों में उर्मिला जी की बात गूंज रही थी, जिस मजाक के बाद सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए वो मजाक नहीं होता। उसने आईने में खुद को देखा। अचानक उसे नायरा का रोता हुआ चेहरा याद आया, वो चेहरा जिसे वो वर्षों से कमजोर समझती आई थी। आज उसे अपनी परछाई जैसा लगने लगा। देवांश कमरे में आया। अनुपमा ने उम्मीद की कि वो हमेशा की तरह उसे समझाएगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन देवांश इस बार चुप था। अनुपमा ने पूछा, आप मुझसे नाराज हैं? देवांश ने कहा, नाराज नहीं हूँ अनुपमा, लेकिन आज पहली बार मुझे खुद से शर्म आ रही है। अनुपमा के हाथ से हार छूटकर बिस्तर पर गिर गया। उसने पूछा, क्यों? देवांश ने कहा, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मैं किसी और को कितना अकेला छोड़ रहा हूँ। अनुपमा की आंखें भर आईं, मगर उसने अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा, मैंने तो बस मजाक किया था। देवांश ने उसकी तरफ देखकर कहा, 4 साल तक एक ही इंसान को बार बार उसी बात पर चोट करना मजाक नहीं होता अनुपमा। और सबसे बड़ी बात, नायरा ने कभी तुम्हारे खिलाफ किसी से कोई शिकायत तक नहीं की। अगर वो चाहती तो घर में न जाने कितनी बातें कह सकती थी, लेकिन उसने तुम्हारी इज्जत बचाए रखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे ज़्यादा बड़ी निकली? अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं था। रात गहरी हो गई, पूरा घर सो चुका था, लेकिन नायरा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में भाई की आवाज़ गूंज रही थी, तू खुश रहना, मेरी वजह से किसी के सामने सिर मत झुकाना। तभी कुणाल उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? नायरा ने कहा, सोच रही हूँ कि रिश्ते इतने मुश्किल क्यों हो जाते हैं। कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्ते मुश्किल नहीं होते नायरा, हमारी सोच उन्हें मुश्किल बना देती है। कोई पैसे से बड़ा बनने लगता है, कोई पद से, कोई अपने मायके की हैसियत से, और फिर वो भूल जाता है कि अंत में सबको एक ही चीज़ चाहिए, सम्मान और अपनापन।
नायरा ने कुणाल के कंधे पर सिर रख दिया। कुणाल ने कहा, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। नायरा चौंक गई। क्यों? कुणाल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे भाई से मिलने। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी बहन के साथ उसका पति खड़ा है और शायद मैं उससे भी कुछ सीखना चाहता हूँ। आंगन के दूसरे छोर पर खड़ी उर्मिला जी ने ये बात सुन ली। उनकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर संतोष था। अगले दिन जब कुणाल और नायरा गांव जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। नायरा के भाई का गांव में एक्सीडेंट हो गया था। खेत से लौटते समय उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसे गंभीर चोट आई थी। नायरा के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, भैया, और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल ने उसे संभाला और तुरंत गांव चलने की तैयारी करने लगा। उर्मिला जी ने भी कहा, मैं भी चलूंगी, लेकिन तभी डॉक्टर का फोन आया कि उर्मिला जी की तबीयत अभी यात्रा करने लायक नहीं है। नायरा की आंखों में डर था। उसे बार बार अपने भाई की वही आवाज याद आ रही थी, तू खुश रहना, मेरी वजह से किसी के सामने सिर मत झुकाना। उसे लग रहा था जैसे उस आवाज को उसने अभी कल ही सुना हो। कुणाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, डरना मत नायरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों जल्दी से गांव के लिए निकल गए। रास्ते भर नायरा रोती रही और कुणाल उसे समझाता रहा। कुछ घंटे बाद जब वे गांव पहुंचे तो नायरा ने उसे देखा कि उसका भाई अस्पताल के छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ में चोट थी और शरीर पर कई जगह खरोंचे थी। नायरा भाई को देखते ही उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, भैया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इतनी चोट लगी है? भाई ने दर्द के बावजूद मुस्कुराकर कहा, तू परेशान हो जाती ना बहन, इसीलिए नहीं बताया। ये सुनकर नायरा का कलेजा फट गया। वो उसके सीने से लगकर इतनी जोर से रोई कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुणाल कुछ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने पिछली राखी का दृश्य घूम गया। वही भाई जिसे उसकी भाभी ने गरीब कहकर अपमानित किया था, आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपनी बहन को दिलासा दे रहा था। कुणाल उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। नायरा का भाई चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? कुणाल ने आंखें झुकाकर कहा, क्योंकि मैं आपकी बहन का पति हूँ और इतने सालों तक मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे सामने कितना दर्द छिपा कर जी रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद आपको कभी वो अपमान सहना नहीं पड़ता। नायरा के भाई ने तुरंत कुणाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, जीजा जी, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी बहन ने ही आपको कुछ नहीं बताया होगा। कुणाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, आपकी बहन को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो इस परिवार में अकेली है। नायरा का भाई मुस्कुराया और बोला, बस यही चाहिए था जीजा जी, मुझे अपनी बहन के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस उसका सम्मान चाहिए। ये सुनकर कुणाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अस्पताल से लौटने के बाद नायरा अपने मायके के छोटे से घर में बैठी थी। घर में पुरानी चारपाई, मिट्टी की दीवारें, रसोई में कुछ बर्तन और एक कोने में रखा छोटा सा संदूक। मगर उस घर में एक ऐसी गर्माहट थी जो बड़े से बड़े महल में भी नहीं मिलती। नायरा ने संदूक खोला तो उसमें उसकी माँ की पुरानी साड़ी और बचपन की कुछ तस्वीरें रखी थी। एक तस्वीर देखकर वो ठिठक गई। उसमें वो और उसका भाई बहुत छोटे थे। भाई ने उसके हाथ में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रखा था और खुद खाली हाथ बैठा था। जब वो स्कूल जाना चाहती थी तो उसने अपनी नई चप्पलें नहीं खरीदी थी ताकि नायरा के लिए किताबें खरीदी जा सके। जब माँ बीमार हुई थी तो उसने अपनी मजदूरी के पैसे दवा में लगा दिए थे और आज भी वो अपनी कमाई में से बचाकर बहन के लिए राखी का उपहार लाया था। नायरा तस्वीर सीने से लगाकर रोने लगी। कुणाल उसके पास आया और बोला, तुम्हारा भाई गरीब नहीं है नायरा, उसके पास शायद पैसे कम है
लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। नायरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी अपने भाई की गरीबी से शर्म नहीं की, लेकिन हर बार मुझे डर था कि कहीं कोई उसे मेरी वजह से छोटा ना समझे। उधर शहर में अनुपमा उस रात बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसके सामने मायके से मिले महंगे उपहार रखे थे, लेकिन उनमें से किसी चीज को देखकर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। बार बार उसे नायरा का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसे याद आया कि उसने कैसे काजू कतली का मजाक उड़ाया था। उसे नायरा के भाई की झुकी हुई आंखें याद आईं। उसे ये भी याद आया कि उसने कितनी बार कहा था, तुम्हारे गांव में ये सब कहाँ मिलता होगा। पहली बार अनुपमा ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बड़ी हो गई थी कि किसी की गरीबी मुझे उसका मजाक उड़ाने का अधिकार दे दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी देवांश कमरे में आया। अनुपमा ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं गलत थी तो आपने मुझे कभी रोका क्यों नहीं। देवांश कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। मुझे लगता था कि पति का मतलब पत्नी की हर बात में उनका साथ देना है, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा साथ वो है जो हमें हमारी गलती दिखाए, ना कि हर गलती पर हमारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाए। अनुपमा ने रोते हुए कहा, मैंने नायरा को बहुत दुख दिया है। देवांश ने कहा, हाँ दिया है, और अब माफी मांगना ही काफी नहीं होगा। तुम्हें उसके दर्द को समझना होगा। अगले दिन अनुपमा ने अपने जीवन में पहली बार बिना किसी को बताए एक फैसला किया। उसने अपने महंगे गहनों में से एक छोटा सा गहना निकाला और उसे बेचकर पैसे जमा किए। देवांश ने पूछा, ये क्या कर रही हो। अनुपमा ने कहा, नायरा के भाई के इलाज में जो भी खर्च आएगा उसमें मैं मदद करना चाहती हूँ। देवांश ने कहा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना उसे एहसान मत बनाना। अनुपमा ने सिर हिलाया, मैं जानती हूँ, इस बार मैं उसके सामने अमीर बनकर नहीं, सिर्फ उसकी जेठानी बनकर जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए अनुपमा की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि रिश्ते खरीदने के लिए पैसे नहीं, अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। कुछ दिन बाद नायरा का भाई अस्पताल से घर आ गया। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक सुबह नायरा अपने आंगन में बैठी थी, तभी दूर से एक गाड़ी आकर रुकी। नायरा ने देखा तो अनुपमा और देवांश उतर रहे थे। नायरा कुछ समझ पाती उससे पहले अनुपमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में ना कोई महंगा उपहार था और ना ही कोई दिखावा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। नायरा घबरा गई और बोली, भाभी आप। अनुपमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नायरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। नायरा चुप रही। अनुपमा बोली, 4 साल तक मैंने तुम्हें गांव की गवार कहा, तुम्हारे कपड़ों पर हंसी, तुम्हारे मायके को छोटा समझा, तुम्हारे भाई की गरीबी का मजाक बनाया, लेकिन सच तो ये है कि गवार तुम नहीं थी, गवार तो मेरी सोच थी। ये सुनकर नायरा की आंखों में भी आंसू आ गए। अनुपमा ने कहा, जिस भाई ने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए मिठाई खरीदी, उसे मैंने उसके पैसे से तौला, और तुमने मेरी हर बात सहकर मेरे पति से कभी मेरी शिकायत नहीं की। तुम मुझसे छोटी होकर भी रिश्ते निभाने में मुझसे बहुत बड़ी निकली। नायरा कुछ बोल नहीं पा रही थी। अनुपमा ने उसके भाई के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए और कहा, भैया, उस दिन राखी पर मैंने आपको भी बहुत दुख पहुंचाया था, मुझे माफ कर दीजिए। नायरा का भाई कुछ पल उसे देखता रहा। उसके पास बदला लेने का मौका था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आप सच में मेरी बहन को बहन मान ले तो मुझे किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। अनुपमा फूट फूट कर रोने लगी। उसने नायरा को गले लगा लिया। 4 साल से जिस रिश्ते में सिर्फ ताने थे, उस दिन पहली बार उसमें सच्चे आंसू और अपनापन था। तभी कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, भाभी एक बात कहूँ। अनुपमा ने सिर उठाया। कुणाल बोला, आपने कल नायरा के भाई को गरीब कहा था, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गरीब कौन है? वो इंसान जिसके पास पैसे कम हैं, लेकिन बहन के लिए अपना सुख छोड़ सकता है।
या वो इंसान जिसके पास सब कुछ है लेकिन किसी के आंसू देखने की फुर्सत नहीं। अनुपमा ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। देवांश ने आगे बढ़कर कुणाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मैंने हमेशा सोचा कि पत्नी का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अब समझ आया कि पत्नी को सही रास्ते पर साथ लेकर चलना उससे भी बड़ा धर्म है। कुछ समय बाद नायरा के भाई की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। नायरा अपने ससुराल वापस आ गई थी। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ समय बाद नायरा ने फिर अपने गांव जाने का फैसला किया। इस बार उसके साथ उर्मिला जी, कुणाल, अनुपमा और देवांश भी गए। गांव पहुंचकर सबने देखा कि नायरा का भाई अपने छोटे से खेत में काम कर रहा है। नायरा दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। ये उस खुशी के आंसू थे जो तब आते हैं जब वर्षों पुराना घाव आखिर भरने लगता है। उस दिन गांव के छोटे से आंगन में नायरा ने अपनी भाभी के लिए थाली सजाई। अनुपमा ने कहा, नहीं नायरा, आज पहले तुम मेरे हाथ में राखी बांधो। नायरा चौंक गई। अनुपमा ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन हो। नायरा ने कांपते हाथों से उसकी कलाई पर राखी बांध दी। अनुपमा ने नायरा को गले लगाते हुए कहा, इस बार मुझे समझ आया कि राखी की असली कीमत क्या होती है। ये महंगी मिठाई, गहने या पैसे नहीं मांगती। ये सिर्फ इतना चाहती है कि रिश्ते में सम्मान बचा रहे। उर्मिला जी दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने कुणाल और देवांश को पास बुलाया और कहा, बेटो याद रखना, घर दीवारों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे। जिस दिन किसी घर में किसी की गरीबी का मजाक उड़ाया जाएगा, किसी के मायके को छोटा समझा जाएगा या किसी के आंसू को कमजोरी समझा जाएगा, उस दिन उस घर की नींव कमजोर हो जाएगी। लेकिन जिस दिन कोई एक इंसान आगे बढ़कर कह देगा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी दिन रिश्ते फिर से मजबूत होने लगेंगे। अनुपमा ने समझ लिया था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, घर, बैंक खाते या मायके की हैसियत से नहीं होती। असली अमीरी उस दिल की होती है जो दूसरों को सम्मान देना जानता है, और असली गरीबी उस सोच की होती है जो किसी इंसान को उसके पैसों से तौलती है। उस दिन के बाद नायरा को किसी ने कभी गांव की गवार नहीं कहा, लेकिन नायरा ने भी कभी अपनी अनुपमा भाभी को उसके पुराने व्यवहार के लिए नीचा नहीं दिखाया, क्योंकि उसने बदला लेने के बजाय रिश्तों को जीतना चुना था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।